हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 3 इस यूनिट 1 का, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आज अनुकूलन के बारे में पढ़ाऊंगी। और प्लस यहाँ पर जो टॉपिक है, आज का जो पार्ट 3 है, ये लास्ट है इस चैप्टर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुकूलन के लिए जो है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, या फिर ऊँटों में अनुकूलन कैसे होता है, या फिर जलीय पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसा क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है, तो आपको ये चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। और प्लस इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है आपका यूपी टेट वगैरह और सी टेट में भी पूछा जाता है। तो आप जो है इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। ये जो टॉपिक है पार्ट 3 को अच्छे से देखिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो पौधों और जंतुओं में अनुकूलन की, तो ये जो अनुकूलन होता है वो कई प्रकार से होता है। जैसे कि संरचनात्मक अनुकूलन होता है, शारीरिक अनुकूलन होता है और रक्षात्मक अनुकूलन होता है। ये जो अनुकूलन होता है पौधों और जंतुओं में, वो कई प्रकार से हो सकता है, क्योंकि उनको जो है संरचना के आधार पर भी अनुकूलन करना ज़रूरी होता है। प्लस उनकी कुछ शारीरिक जो भी मतलब कि बचाव होती है उनके लिए और रक्षा के लिए भी वो क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। तो किसी जीव में स्वतः नियमन, आत्मरक्षा तथा जाति की रक्षा के लिए जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं उसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन निम्न श्रेणियों में बांटा गया है: संरचनात्मक, शारीरिक और रक्षात्मक अनुकूलन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम संरचनात्मक अनुकूलन की। तो भौतिक वातावरण के कारण जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन संरचनात्मक अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। और संरचनात्मक अनुकूलन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि धावी अनुकूलन, खनन अनुकूलन, आरोहण अनुकूलन, मरु अनुकूलन, परजीवी अनुकूलन, पारिस्थितिक अनुकूलन। ये सारे अनुकूलन जो है वो संरचनात्मक अनुकूलन में आते हैं, यानी कि उनके संरचना के आधार पर। तो चलिए एक एक चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धावी अनुकूलन की। तो ये अनुकूलन भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में हुए परिवर्तन से संबंधित है। धावी का मतलब क्या होता है? दौड़ना, ठीक है, धावन करना। तो धावी क्या होती है? मतलब जो भी जीव होते हैं वो तेजी से दौड़ते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को अनुकूलित कर सके। तो धावी जीवों की जो टांगे होती हैं और उंगलियां जो होती हैं वो बहुत ही अल्प विकसित होती हैं और इनकी संख्या काफ़ी कम होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा उंगलियां होंगी उतनी उनको दिक्कत होगी, वो ज़मीन में धंस जाएंगी। इस वजह से उनकी जो उंगलियां वगैरह होती हैं वो बहुत ही कम विकसित होती हैं। जैसे चीता और हिरण जो होती है या बिल्ली जो होती है, उनकी जो टांगे होती हैं, वो चीते की जो टांगे होती हैं वो कम कम विकसित होती हैं। बिल्लियों की तो मान लीजिए होती है, उतना वो नहीं दौड़ते, बट चीते वगैरह की जो टांगे होती हैं बहुत ही कम विकसित होती हैं। और अगली बात करते हैं यहाँ पे हम खनन की। तो खनन अनुकूलन कहाँ पे होता है कि गुफाओं तथा बिल बनाकर रहने वाले जंतु खनन प्राणी कहलाते हैं। और खनन प्राणियों का शरीर अधिकतर लंबा, पतला तथा रंगहीन होता है। नेत्र जो होते हैं वो अल्प विकसित एवं कार्यहीन होते हैं, लेकिन इनकी जो घ्राण शक्ति यानी सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और साथ ही इनकी स्पर्श करने की क्षमता भी क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। जैसे चूहा, चींटी और शाही। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियाँ जो होती हैं, हम कोई भी चीज़ अगर मीठा चीज़ रख देते हैं तो वो तुरंत जैसे लगता है कि उनको कहीं से कोई संदेश मिला है कि चलो आकर खा लो, तो वो क्या चली आती हैं, उसको खाने के लिए चली आती हैं। तो इसीलिए उसमें क्या होती है कि उनमें सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन खनन करने की भी क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि चूहे जो हैं या चींटियाँ जो होती हैं वो बिल बनाकर रहती हैं। ये इसलिए होता है ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, वहाँ पर सुरक्षित रख सकें। अब हम बात करेंगे आरोहण अनुकूलन की। तो छिपकली, गिलहरी, बंदर या कपी, हाइला, यानी कि हाइला जो होता है ये मेढक के जैसा ही होता है, दीवार पर चढ़ने वाला मेढक होता है। और इनका शरीर जो होता है वह वृक्षों पर चढ़ने के ही अनुरूप होता है। जैसे इनके जो पाद यानी कि जो पैर आगे वाले होते हैं, अग्रिम वाले जो पैर होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, और नाखून जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे विकसित होते हैं। और इनकी पूंछ जो होती है वो टूट कर दोबारा जम सकती है। इनमें क्या होता है, आपने देखा होगा छिपकलियों की पूंछ अक्सर अक्सर जो होती है टूट जाती है। गिलहरी की भी पूंछ जो होती है वो अक्सर टूट जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि उनके नाखून इसलिए लंबे होते हैं ताकि वो उनको ज़मीन पर या फिर जिसमें भी दीवार वगैरह में उसको धंसा लेते हैं, आसानी से वो ऊपर चढ़ सकते हैं, इसीलिए इनको आरोहण अनुकूलन कहते हैं। बात करते हैं मरु अनुकूलन की। तो मरुस्थलों में रहने वाले जंतुओं में जल का एक परिरक्षण
करने की क्षमता होती है। जैसे मरुस्थलों में जो भी जीव रहते हैं वो जल को क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। और इनकी त्वचा जो होती है वो आर्द्रता ग्राही होती है, मतलब कि इनकी जो त्वचा होती है वो उस गर्मी में रहने के अनुकूल होती है। जैसे छिपकलियाँ जो होती हैं, आमाशय की दीवार में जल इनकी जो छिपकलियों की जो आमाशय यानी स्टमक जहाँ पे होता है वहाँ पर जल की कोशिका होती है। और इनके नेत्र, कान और इनकी जो नाक होते हैं वो मिट्टी, रेत और धूल आदि से बचने के लिए क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। और इसी प्रकार से ऊँट वगैरह में भी ऐसा होता है। अभी आप ऊँट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, मैं अभी आपको समझाऊंगी कि कैसे वहाँ पे जो है ऊँट जो है वो मरुस्थल में रहने के अनुकूल होता है। परजीवी अनुकूलन क्या होता है कि शारीरिक संरचना, सरल प्रचलन, अंग की अनुपस्थिति, संवेदी अंग तथा आहार नाल का अभाव तथा जनन अंगों का अत्यधिक एवं विशेष रूप से विकसित होना आदि परजीवियों में जीवन के अनुरूप पाए जाने वाले अनुकूलन होते हैं। जैसे मच्छर, खटमल, जूं आदि, इन सब में क्या होता है कि ये परजीवी होते हैं, लेकिन इनमें जो अनुकूलन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसीलिए क्या होते हैं, ये परजीवी अनुकूलन कहलाते हैं इसमें। और पारिस्थितिक अनुकूलन की बात करें तो मछली होती है एनाबॉस, ये एक प्रकार की मछली है जिसे वृक्षों पर चढ़ने वाली मछली भी कहते हैं। इसमें दलदल एवं भूमि पर चलने के लिए अतिरिक्त कांटेदार पंख होते हैं। और यहाँ जल के बाहर जो है वो श्वसन के लिए इनमें अतिरिक्त श्वसन अंग भी होता है। तो ये भी एक तरह का पारिस्थितिक क्या है, अनुकूलन ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे पारिस्थितिक अनुकूलन हो सकते हैं, जैसे मेढक वगैरह भी हैं, उनमें भी पारिस्थितिक अनुकूलन होता है। अब हम बात करेंगे शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन की। तो ये अनुकूलन जंतुओं के स्वभाव एवं अंगों की क्रिया में होने वाले वे परिवर्तन हैं जिनके फलस्वरूप ये अपने को ही परिवर्तित वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। जैसे गिरगिट को आपने देखा होगा कि अक्सर ये अपने आप का जो रंग है वो बदल देता है, जिसके कारण इनमें शारीरिक अनुकूलन आसानी से हो जाता है। अब हम बात करते हैं रक्षात्मक अनुकूलन की। तो किसी जीव या फिर जंतु की इसके प्राकृतिक शत्रुओं से रक्षा करने वाले शारीरिक रूपांतरों को हम क्या बोलते हैं, रक्षात्मक अनुकूलन कहते हैं। और रक्षात्मक अनुकूलन को हम निम्न वर्गों में भी बांट सकते हैं। जैसे कि सर्प जो होते हैं, सांप, ये अपनी रक्षा के लिए फन को क्या कर लेते हैं, फैला लेते हैं। तो ये सभी क्या आते हैं, रक्षात्मक अनुकूलन में आएंगे। ये जो है अनुकूलन का दूसरा टाइप है। अब रक्षात्मक अनुकूलन में भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि क्या होता है, रक्षात्मक वर्णता होती है, यानी कलर जो होती है उसमें। तो आपने देखा होगा कि रक्षात्मक वर्णता में जंतुओं का रंग और शरीर क्या होता है, उनके चारों ओर वातावरण के समरूप हो जाते हैं। रक्षात्मक वर्णता द्वारा छिपने के लिए उदाहरण कुछ ऐसे हैं, जैसे ध्रुवीय भालू जो होते हैं या ध्रुवीय जंतु होते हैं, उनके सफ़ेद रंग होते हैं। इसलिए होता है क्योंकि सफ़ेद रंग का बर्फ भी होता है और उनका जो स्किन है वो भी सफ़ेद कलर का होता है और वो अपने आप को उसमें छिपा लेते हैं आसानी से। इसके अलावा वृक्षों पर चढ़ने वाले जो मेढक होते हैं, आपने ग्रीन कलर के मेढक देखे होंगे। इसके अलावा जो सांप होते हैं या टिड्डे होते हैं, ये भी हरे रंग के, कभी कभी आपने देखा होगा ग्रीन सांप होता है, ग्रीन टिड्डा होता है, ये हरे रंग के होते हैं और ये अपने आप को आसानी से जो है उसमें क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। और जो पक्षी अपने अंडे खुले घोंसले में या पृथ्वी पर जमा करते हैं, उनके अंडों का रंग भी क्या होता है, भूमि से ही मिलता जुलता है। जैसे कछुए का जो अंडा होता है वो क्या होता है कि मिट्टी के कलर का होता है, ताकि वो अपने आप को जो है बचा सके, उसमें से उनके घोंसले जो है वो अंडों में से मतलब जो अंडे हैं उनके वो बच सके, उनके घोंसलों में सुरक्षित रह सके, तो इसलिए उसमें होता है। अब हम बात करते हैं अनुरहण की, यानी इसके बोलते हैं मिमिक्रिंग जिसको आप लोग बोलते हैं। तो किसी जंतु द्वारा अन्य जंतु, पौधे या किसी प्राकृतिक वस्तु का रूप, रंग, आकार आदि का अनुकरण करने की क्रिया को ही हम अनुरहण या मिमिक्री कहते हैं। जैसे गिरगिट को आपने देखा होगा, वो अक्सर क्या करता है, मिमिक्री कर लेता है। मतलब कि वो जिस भी डाल पे होता है वो उसी डाल का कलर ले लेता है, जिस पत्ती पे बैठता है उसी के जैसे हो जाता है, जिस दीवार पे बैठता है उसी का कलर ले लेता है। तो उसमें जो है वो मिमिक्री करने की कैपेसिटी होती है। अब हम बात करेंगे भयानक आकृतियों में। तो कुछ हानि पहुंचाने वाले जंतु अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या करते हैं, भयानक आकृति ग्रहण कर लेते हैं और शत्रुओं को क्या करते हैं, डरा देते हैं। तो जिसके कारण उनकी भयानक आवाज़ें भी निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा
जो टिड्डा होता है, गिरगिट होती है, झींगुर होते हैं, इनमें बहुत ही गिरगिट की तो आपने खैर नहीं सुनी होंगी, लेकिन झींगुर की तो आपने आवाज़ें ज़रूर सुनी होंगी, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने आप को सबसे दूर रखता है ताकि लोग उससे डर जाएँ, वो इसीलिए भयानक आवाज़ें निकालता है। अब चेतावनी संकेत क्या होता है कि खतरे के समय जंतु किसी न किसी तरह की चेतावनी के संकेत उत्पन्न करते हैं। जैसे जब कभी खतरा होता है ना, तो खरगोश की जो पूँछ होती है वो खड़ी हो जाती है, तो ये उनका संकेत होता है। अब हम कुछ और भी बातें करते हैं यहाँ पे जंतुओं और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन के बारे में। तो ये क्या होता है जंतुओं और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन? तो यहाँ पर वही चीज़ है, इसको भी आप थोड़ा डिटेल में पढ़िए। यहाँ पर आपने जो है देखा होगा कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो जमीन यानी थल पर पाए जाते हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली वगैरह, इन्हें हम थलचर कहते हैं। और कुछ जीव जो होते हैं वो जल पे पाए जाते हैं, जैसे मछली वगैरह होती हैं या मेढक हो गए, इन्हें हम जलचर कहते हैं। मतलब मछली हो गई या फिर मछलियों में जो भी जलीय जीव होते हैं वो सब। और कुछ जो होते हैं वो जल और थल दोनों पे होते हैं, जैसे केचुआ हो गया, और कछुआ भी हो सकता है और मेढक भी हो सकता है, इसीलिए ये उभयचर कहलाते हैं। और कुछ जंतु जो होते हैं वो वायु में उड़ते रहते हैं, इन्हें हम नभचर कहते हैं, जैसे गौरैया, कौवा, गिद्ध आदि। पेड़ पौधे अधिकतर भूमि जो है यानी थल पर ही पाए जाते हैं, परंतु कुछ पौधे जो है वो पानी में भी पाए जाते हैं, जैसे जलकुंभी वगैरह आदि। तो वह स्थान जिसमें कोई पौधा उगता है अथवा कोई जंतु निवास करता है, उसका वास स्थान कहलाता है। तो प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शरीर बनावट उनके शरीर के अनुकूलन बन जाती है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। जो उनके शरीर के अनुकूल बन जाएंगे उन्हें को हम अनुकूलन कहते हैं। और अनुकूलन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो भोजन की उपलब्धता के लिए भी अनुकूलन कर सकता है, वातावरण में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी कर सकता है, या अपने आप को वातावरण में ढालने के लिए भी कर सकता है, प्रजनन के लिए भी अपने आप को अनुकूलित कर सकता है, और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए तो अनुकूलन उसमें होता ही होता है। ये तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शत्रुओं से रक्षा करने के लिए जो है वहाँ पर क्या है, वो जंतु जो भी होते हैं वो अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो भिन्न भिन्न परिवेश में जंतु एवं पेड़ पौधे अपने को निम्न प्रकार अनुकूलित करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे क्या होता है कि तालाब के जल में विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे मछलियाँ, मेढक, कछुआ, कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जल में डूबे हुए तथा कुछ जो है वो तैरते हुए पौधे दिखाई देते हैं। तो जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे और जलीय जंतु कहलाते हैं। और मानव का जो शरीर होता है वो मानव कह रही हूँ मैं, मछली का जो शरीर होता है, ये मछली क्योंकि जल में रहती है तो हमको क्या करना है, उसके बारे में जानना है। मछलियों का शरीर नाव के आकार का होता है, और इसके दोनों सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मछलियाँ हम लोग हमेशा बचपन में भी बनाते थे, तो कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते हैं, है ना, कुछ इसी टाइप का बनाते थे। तो इधर से जो है ये भी नुकीला होता था हिस्सा, और ये वाला हिस्सा भी क्या होता था, नुकीला टाइप का ही होता है। तो इसकी वजह से क्या करती हैं, इनका जो नुकीला शरीर होता है और बीच वाला जो भाग होता है वो बहुत ही चौड़ा सा होता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे ही होती हैं मछलियाँ। तो यहाँ पर जो होती हैं, इनका जो बीच वाला भाग होता है वो क्या होता है, चौड़ा सा होता है। तो ये चौड़े वाले भाग में क्या करते हैं, इस तरह की आकृति को हम धारा रेखित आकृति कहते हैं। क्योंकि ये जो आकृति होती है, आपने नाव की भी ऐसे ही आकृति देखी होगी, क्योंकि नाव कुछ इसी शेप में बनता है ताकि वो अभी पानी में तैर सके। तो धारा रेखित शरीर तैरने में सहायक होते हैं। और मछली के शरीर पर पंख होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो मछलियाँ होती हैं उनके शरीर पर क्या होते हैं, इस टाइप से किनारे किनारे जो होते हैं ऐसे पंख लगे रहते हैं। ऐसे मछलियाँ हम लोग बचपन में बहुत बनाते थे, ठीक है, उनके शरीर पर ऐसे पंख लगे होते हैं, और इसी की सहायता से यह तैरते हैं। और मछली की पूँछ और पंख पतवार की तरह काम करते हैं। और मछली में जो होता है वो सांस लेने के लिए फेफड़ों के स्थान पर क्या होते हैं, गलफड़े यानी गिल्स होते हैं। और गलफड़े जो होते हैं और पंख और धारा रहित शरीर, इन्हीं की वजह से क्या होता है, मछलियों में जल में रहने में अनुकूलन होता है। और यही चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि मछलियों का शरीर जो है, ये पेपर में आया भी था कि मछलियों का शरीर जो है वो किस प्रकार होता है जो उसको पानी में रहने के लिए अनुकूलित बनाता है। तो पहला पॉइंट तो उसका धारा रेखित शरीर हो गया, दूसरा उसके पंख हो गए, तीसरा उसके गलफड़े हो गए। इन्हीं के कारण वो क्या है, जल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। और मछली के मुंह से क्या होता है, जल प्रवेश करता है और गलफड़ों से बाहर निकल जाता है। देखिए मछलियाँ जो होती हैं, क्योंकि वो हमारी तरह वायु से जो है सांस नहीं ले सकती हैं, तो आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है ना H2O। तो जो ऑक्सीजन जो जल में घुला हुआ होता है, ये जो ऑक्सीजन O है
है, इसी का उपयोग मछलियाँ जो है वह अपने श्वसन में करती हैं। इनको कहीं बाहर से ऑक्सीजन हमको देना नहीं पड़ता है, तो ये जो है इनके गलफड़ों में जाता है और फिर वहीं से वो ऑक्सीजन को ले लेती हैं और फिर वहीं से उसका बाहर निकल जाता है गलफड़ों से ही। तो आप देखे होंगे मछलियाँ जो है वो अक्सर पानी में हिलती रहती हैं, तो वो गलफड़ों से सांस लेती हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गलफड़ों से सोख लेती हैं और इसी तरह मछली जो है वो श्वसन करती है। और यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। मेढक तथा बत्तख के पैरों की उंगलियां जो होती हैं, अब हम मछलियों के बारे में तो पढ़ चुके, अब हम मेढक के बारे में पढ़ते हैं कि मेढक और बत्तख होते हैं, उनके पैरों की जो उंगलियां होती है बीच में क्या होता है, कुछ जाली टाइप की, झिल्ली टाइप की होती है। यह जल में इन्हें तैरने में क्या करती है, एक पतवार की तरह सहायता करती हैं। और जलीय जंतुओं की कुछ भांति पौधे भी होते हैं, तो कुछ पौधे भी जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं तालाब में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा, ये पेपर में आया है क्वेश्चन कि जलीय पौधों की कुछ विशेषताएं बताइए या क्या विशेषताएं होती है। तो जलीय पौधे जैसे कि तालाब में आपने देखा होगा कि कमल या कुमुदनी होते हैं, उनके विभिन्न भागों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं और चपटी होती हैं और इसकी सतह जो होती पत्तियों की बहुत ही चिकनी होती है, जैसे मोम की तरह। और इनकी पत्तियां कभी भी गीली नहीं होती, क्योंकि मोम पर क्या होता है, जब भी पानी पड़ेगा तो वो फिसल जाएगा, तो वो क्या होता है, उस पर फिसल कर नीचे गिर जाता है। और चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर क्या करती हैं, तैरती रहती हैं। जो भी ये होती हैं पत्तियाँ, अगर आप साधारण पत्ती को पानी में डालेंगे, 2 दिन डालिए, देखिए सड़ जाएगी, 2 दिन के 24 घंटे में ही सड़ जाएगी। लेकिन जो जलीय पौधों की पत्तियां होती हैं वो पानी में नहीं सड़ती हैं, क्योंकि उनकी पत्तियों की सतह पर मोम जैसी आकृति लगी होती है, मीन्स मोम लगा होता है। और इससे क्या होता है, सूर्य और वो साथ ही वो क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश में भोजन भी निर्माण कर लेती हैं, क्योंकि वो हरी होती हैं और पानी पर ही ऊपर तैरती हैं। जब ऊपर तैरती रहेंगी तो उनको नीचे जब जाएंगी तभी तो दिक्कत होगी। ऊपर अगर तैरेंगी तो डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा और सूर्य से वो भोजन बना लेंगी, यानी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। और जलीय पौधों के जो तने होते हैं उनके अंदर बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। आपने देखा होगा कि जो कमल होता है ना, उसकी जो डंठल होती है वो अंदर से खोखली होती है, क्योंकि वो खोखली अगर नहीं होगी तो वो तैरेगी नहीं पानी में, तो इसीलिए क्या होती है, वो वायु कोश उसमें होते हैं, यानी उसमें वायु भरी होती है। और जैसे जलकुंभी वगैरह, उसके कारण क्या होती है, ये हल्की होती है और मुलायम होती है और पानी की सतह पर तैरती रहती है। और इसी प्रकार इन पौधों की जो रचना होती है वो जल में रहने के लिए अनुकूल होती है। और प्रत्येक जीवधारी की जो शारीरिक रचना होती है वो अपने वास स्थान में रहने के लिए अनुकूलित होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से जो जंतु होते हैं वो जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे जल में तैरने वाले जंतुओं का जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है। और जलीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं, फेफड़े नहीं सॉरी गलफड़े पाए जाते हैं, यहाँ पे हमारी तरह फेफड़े नहीं होते उनमें। और उभयचरों का जो शरीर होता है जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। और जलीय पौधे क्या होते हैं, हल्के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वायु कोष्ठ भरे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भी पत्तियाँ होती हैं वो तैरती हैं और साथ ही जो डंठल होते हैं, यानी जो उनकी स्टेम होती हैं, जो शाखाएँ होती हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं, वो तैरती रहती, खोखली होती है अंदर से। और जलीय पौधों की पत्तियाँ प्रायः जल की सतह पर निर्भर करती है। और मरुस्थल में रहने वाले पौधे और जंतुओं में भी कुछ प्रकार के अनुकूलन अभी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने जल के बारे में पढ़ा, जल में रहने वाले चीज़ों के जो भी जंतु और मतलब कि पौधे हैं उनमें अनुकूलन। अब पढ़ेंगे मरुस्थलों में रहने वाले जंतुओं और पौधों में अनुकूलन। तो मरुस्थलों में पौधों के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जो अगर ये चीज़ पूछा भी जा सकता है कि मरुस्थलों में पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे के रूप में क्यों परिवर्तित होती हैं, इनका क्या कारण है। तो जो उनकी पत्तियाँ होती हैं वो सतह से पानी, जैसे आपको पता है कि पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण जब करती हैं तो ऑक्सीजन और वाटर निकलता है, ठीक। तो अगर वो वाटर हमेशा निकलता रहेगा तो मरुस्थलों में वैसे भी पानी की कमी है, इसीलिए तो उन्हें मरुस्थल बोलते हैं। तो अगर वहाँ से निरंतर पानी निकलता रहेगा तो जो पत्तियां होती हैं अगर पानी निकालती रहेंगी तो पौधों में पानी की कमी हो जाएगी और ये पानी वो आसपास से ही लेंगे, तो इसलिए क्या होगा, वहाँ पर आसपास की जगह पे और पानी की कमी हो जाएगी। तो हमें मरुस्थलों में पानी की कमी पहले से ही रहती है, तो इसकी वजह से पौधे मर भी सकते हैं। तो पौधे अपने आप को जीवित रखने के लिए वहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर इसको आप पढ़ भी लेते हैं, चलिए।
कि पत्तियों की सतह जो होती है वह निरंतर क्या करती हैं, वाष्प बनकर क्या करती हैं, उड़ती रहती हैं और पानी की कमी के कारण वहाँ का वातावरण शुष्क होता है। अतः पत्तियों से पानी वाष्प बनकर उड़ ना जाए, इसके लिए जो पत्तियाँ होती हैं वह कांटों के रूप में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं और इन पौधों के हरे मतलब जो तने होते हैं वो हरे हो जाते हैं और चपटे होते हैं और भोजन का निर्माण कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे बन जाती हैं और जो यहाँ पर जो उनकी जो तने होते हैं वो पत्तियों के जैसे बन जाते हैं। हरे रहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही उसमें, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाएगा। और तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर अगर देखें तो वो भी स्पंजी होता है, यानी कि जल से भरा हुआ होता है और लसदार होता है। यह अपने अंदर अधिक पानी को संचित कर लेता है और कांटे जैसी संरचनाएं जो होती हैं वो जल की हानि को कम करती हैं और चरने वाले जंतुओं से पौधों की रक्षा भी करती है, क्योंकि कांटे रहेंगे तो कोई भी पौधे मतलब जंतु उनको आकर खाएगा नहीं। अब पौधों की भांति मरुस्थल में जो जंतु होते हैं उनमें भी कुछ अलग अलग गुण होते हैं। तो अभी तक आपने पौधों के बारे में पढ़ा, अब मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं कि अनेक प्रकार के सांप, मकड़ियाँ, चूहे, कीट और छिपकली आदि मरुस्थलों में पत्थरों के नीचे छोटे छेद और दरारों में ही रहते हैं, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में दिन के समय बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो अगर वो धूप में इस तरह से निकलेंगे तो वहाँ पर वो झुलस जाएंगे। तो वो ज़मीन के नीचे ही ऐसे रहते हैं और उनकी त्वचा बहुत मोटी होती है ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, उसमें ढाल सके और पानी जो है उनके शरीर से बहुत ही कम निकले, वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम हो और पानी के ह्रास को रोकने के लिए उनका शरीर जो है बहुत ही मोटा होता है, चमड़ी बहुत मोटी होती है। यही कारण है रेगिस्तान में ऊँट को कहा जाता है कि वह एक जहाज होता है। तो क्या कारण हो सकता है रेगिस्तान में जो ऊँट होते हैं, तो जो ऊँट होते हैं उनके कुबर में चर्बी होती है, यानी वसा होती है, वो जो कि उन वसा के रूप में जो भोजन है वही संचित रहता है और भोजन ना मिलने पर ऊँट इसी कुबर में संचित वसा का ही प्रयोग करता है। ऊँट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है, क्योंकि यह अपने आमाशय में स्थित विशेष प्रकार की थैली में पानी संचित कर लेता है। और ऊँट में रेगिस्तान में जो ऊँट होते हैं वो सामान पहुंचाने और यातायात के साधन के रूप में भी बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। जैसा कि आप अभी डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो रेगिस्तान में जो भी ऊँट पाए जाते हैं वह क्या होते हैं, मतलब उनके जो शरीर होता है वह किस तरह से कुबर निकला है। आप देख रहे हैं कि वो कुबर में क्या है, भोजन संचित है और इसके आमाशय में एक थैली है जिसमें पानी संचित करता है। तो जब भी विशेष परिस्थिति आती है तो वो उसका उपयोग कर लेता है। अब अगला पॉइंट है कि ऊँट के पैर जो है लंबे और गद्देदार होते हैं और इसके पैरों के ये लक्षण उसे मरुस्थल की रेतीली भूमि पर मीलों चलने और दौड़ने में सहायता करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो अगर पेपर में आएगा तो आप यहीं से जो है लिख लीजिएगा, 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 2 ही नंबर का आएगा, उससे ज़्यादा तो आएगा भी नहीं। और पर्वतीय क्षेत्रों में अब हम बात करते हैं। अभी हम ऊँट के बारे में और भी पढ़ेंगे, तो कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, तो ऐसी जलवायु में भी जंतु और पेड़ पौधे क्या होते हैं, जीवित रहते हैं और ठंडे वातावरण में रहने के लिए वे किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि पहाड़ों पर चीड़ या देवदार के घने जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों पर वृक्ष पूरे वर्ष भर हरी पत्तियों के जैसे लगी रहती है, मतलब जो वृक्ष होती है वो हमेशा हरी भरी रहती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सदाबहार वृक्ष कहते हैं। लेकिन जो इनकी आकृतियाँ होती हैं वो शंक्वाकार होती हैं, कुछ इस टाइप की, ऐसे शंक्वाकार होती हैं। और अब ये जो क्या है कि शंक्वाकार आकृतियाँ होती हैं तो इनकी पत्तियाँ जैसे सुई की जैसे नुकीली होती हैं और इनकी वृक्षों की जो शंक्वाकार आकृति होने के कारण कोई भी बर्फ जो है वो इस पर टिक ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये इस टाइप से नुकीला रहेगा तो बर्फ गिरेगा तो ऐसे साइड से निकल जाएगा, इस पर जम ही नहीं पाएगा। और फिर क्या होता है कि इनकी पत्तियों की जो सुई के समान जो रचना होती है वो तेज हवाओं से हवाओं को क्या करती है, आराम से अपने दोनों तरफ से निकाल देती हैं, जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन भी बहुत कम होता है। और ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में तो ये तो है, मतलब कि जहाँ पर बर्फ गिरती है वहाँ पर। और एक चीज़ और भी है कि ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूमि होती है वो लगभग वर्ष भर
भर क्या होती है, बर्फ से ढकी रहती है। और यहाँ पर कुछ विशिष्ट जंतु जैसे याक, भेड़, बकरी, पहाड़ी बकरी जिसे हम पश्मीना बकरी कहते हैं, और भालू आदि पाए जाते हैं। ये जंतु अपने को वातावरण के लिए निम्न प्रकार अनुकूलित कर लेते हैं। तो अभी आपने पौधों के बारे में देखा, तो आप जंतुओं के बारे में भी देख लीजिए कि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उसमें पाए जाने वाले जंतु होते हैं, उनके शरीर की त्वचा क्या होती है, बहुत ही मोटी, और मोटी त्वचा के नीचे वसा की परत और त्वचा के ऊपर घने और लंबे बाल उग आते हैं, जिसे हम उसका ऊन बनाने में उपयोग करते हैं। और लंबे बाल अत्यधिक सर्दी में ठंडी से बचाते हैं। और अब यहाँ पर जो है रेगिस्तान में जो ऊँट पाया जाता है उसके बारे में कुछ और भी बातें बताई गई हैं, तो उसे भी देख लेते हैं कि ऊँट का अनुकूलन बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है। मतलब अनुकूलन के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है ऊँट। यह मरुस्थल में बहुत ही आराम से रहता है, जहाँ इसे रेत के टीलों से निकालना पड़ता है। तो मरुस्थल में पानी और भोजन की कमी होती है, और ऊँट वास्तव में मरुस्थल का क्या है, जहाज है। और इसके पैरों को अगर देखें तो यह चलते समय अपने पैरों का उपयोग करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में भी कि कैसे ऊँट के जो पैर होते हैं वो कैसे उनमें सहायता करते हैं, और इनके खुर जो होते हैं वो बड़े तालाबों में से ढके होते हैं, और जिससे यह गर्म और फिसलने वाली रेत पर चल सकता है, और 10 दिन में 100 किलोमीटर तक चल सकता है, और 10 दिन तक लगातार बिना भोजन तथा पानी के रह सकता है, और आवश्यकता होने पर यह रेत पर 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी चल सकता है। इसकी पीठ पर कुबड़ होता है, और कुबड़ जो है वो कुरचना नहीं बल्कि वास्तव में इसकी क्या होती है, एक भोजन एकत्र करने की मतलब एक जगह होती है। ये इसकी कुरचना नहीं है, यहाँ पर इसके लिए बहुत ही सहायक है ये, और वसा इसी में भरा होता है। तो आप देख सकते हैं कि ऊँट जब क्या होता है कि भूखा होता है तो इसके कुबड़ का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जब यह क्या होता है अपना पूरा भोजन कर लेता है तो कुबड़ अपने वास्तविक आकार में भी आ जाता है। और ऊँट का यह विशेष गुण है कि यह बिना पानी के 2 सप्ताह तक रह सकता है। तो या फिर अपनी पानी की आवश्यकता कैसे पूर्ति करता है, तो जब यह पानी पीता है ना तो यह एक ही घूंट में लगभग 50 लीटर पानी पी जाता है, और यह पानी एक विशेष जगह पर उनमें एकत्र होता है, जो मतलब एकत्र नहीं, मतलब उनमें कोई अंग नहीं होता है, बल्कि शरीर में क्या होता है, ऊतकों के समान रूप में क्या होता है, यह वितरित हो जाता है, और यह अपने शरीर में बहुत ही कम उत्सर्जन करता है। तो एक जगह होती थैली, वहाँ पर ये थोड़ा बहुत एकत्र कर लेता है, बाकी इनके शरीर में पूरी तरह से विस्तृत हो जाता है, बट जाता है, वितरित हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि उसके शरीर से पानी का बहुत ही कम उत्सर्जन होता है, और जब पानी की कमी होती है तो यह पूरे दिन में बहुत ही कम जो मूत्र का उत्सर्जन करता है। लगभग आधा लीटर इनके बॉडी से जो है यूरिन एक्सक्रीट होता है, और यह मात्रा सामान्य स्थिति से लगभग 10 से 12 गुना कम होती है। और साथ ही जो ऊँट का गोबर होता है वह भी क्या होता है कि गधे और गाय के गोबर की अपेक्षा में इनमें पानी बहुत कम होता है, एकदम सूखा सूखा होता है, जिसकी वजह से पानी इनकी बॉडी से निकलता ही नहीं है, और साथ ही यूरिन भी बहुत ही कम निकालता है। तो इसमें क्या होता है, पसीना भी बहुत कम आता है, और इसकी सांस लेने की लय भी बहुत क्या होती है, धीमी होती है। और यह हमेशा याद रखिए कि जब लय अगर अधिक होगी तो श्वसन में नमी भी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि जब जितना ज़्यादा फास्ट सांस लेगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा कि नमी की मतलब अधिकता हो जाएगी, यानी उतने उसको पानी की आवश्यकता होगी। तो क्योंकि वो उतने ज़्यादा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन बर्न होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और उतनी ज़्यादा उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और ऊँट की सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह बाहर के वातावरण से अपने शरीर के ताप को क्या कर लेता है, संतुलित कर लेता है। तो इस प्रकार जो ऊँट है इसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अगर आपको पेपर में आएगा तो आप लिख सकते हैं। अब मरुस्थल में उगने वाले पौधों में भी अपने वातावरण के प्रति क्या होता है, अनुकूलन होता है। इसका एक उत्तम उदाहरण है नागफनी। इसकी पत्तियां जो होती हैं वो शल्कमय और कांटेदार हो जाती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इनकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटेदार होती हैं, और इनकी जो डाल होती है, यानी जो इनके जो स्टेम होती है, जो तना होता है, वो पत्ती के जैसे हरा हरा हो जाता है, और इसी से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इससे पत्ती की सतह से क्या हो, वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है, क्योंकि कांटे बन चुके हैं। तो इसी में क्या होता है कि जो हरे डाल होती हैं उन्हीं में थोड़ा बहुत वाष्पोत्सर्जन हो सकता है, मतलब जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब, बाकी इसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, और वो मरुस्थल में आसानी से रह सकते हैं। और साथ ही इन पौधों में जो रंध्र होते हैं वो बहुत ही
मतलब गहरे होते हैं और इस कारण वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत ही कम हो जाती है और पत्तियों तथा तनों की सतह क्या होती है, एक मोटी परत होती है जिसे हम उपत्वचा कहते हैं, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और कुछ मरु पौधों से पत्तियां जो होती है वो झड़ जाती हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्रफल बहुत ही कम हो जाता है और पानी की भी हानि हो जाती है। और यदि आप नागफनी को दबा कर देखेंगे तो यह आपको बहुत ही स्पंजी और गुद्देदार दिखेगा और मतलब ऐसा ही लगेगा। और ये विशेषताएं पानी को संचित करने में सहायता करती हैं। मरुद्भिद पौधों में पानी की कमी से निपटने के लिए अन्य अनुकूलन है। ये बीज या जड़ के रूप में भी क्या होता है, जब जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इनके जो बीज होते हैं ना, वो ऐसे मतलब ठंडी वगैरह में क्या होते हैं, ऐसे ही अपने मतलब कि प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, मतलब सोए हुए रहते हैं। पर जैसे ही वर्षा का सीजन आता है ये फिर से क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो इस तरह से मरुस्थलों में पाए जाने वाले जंतु भी ताप एवं पानी की कमी का सामना करने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो और जो पौधे होते हैं वो भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है इनके बारे में समझा। बाकी चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी है। बस इतना ही, आप जितना मैंने पढ़ाया अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में भी आएगा। तो इसमें आप नोट्स भी बना सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में जो है PDF भी मिल जाएगा, तो आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।